जय हिंद बच्चों, वेलकम टू माय चैनल अनिल ट्यूटोरियल क्लासेस। तो बच्चों, आज हम लोग जो क्लास 10 का केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री का जो चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 का हम लोग सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में देखने वाले हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो में देखेंगे बच्चों। और उसके बाद एक चीज को याद रखिएगा, ये जो वीडियो बना हुआ है बच्चों, इसमें हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, सबको मैंने इसमें कलेक्ट किया है। और उन्हीं क्वेश्चन पर हम लोग बेहतर तरीके से एनालिसिस करेंगे, समझेंगे कि क्वेश्चन कौन सा इंपॉर्टेंट है, किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बच्चों, वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। और इसके पहले भी मैंने इसका 2 और वीडियो, जिसमें एक में मैंने जो इसका पार्ट 1 है, उस पार्ट 1 में मैंने सारे के सारे ऑब्जेक्टिव डाले इंपॉर्टेंट। और जो पार्ट 2 है, उसमें मैंने इस लेसन के जितने भी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है बच्चों, सारे के सारे इंपॉर्टेंट इक्वेशन मैंने डाले हुए हैं। सभी इक्वेशन को मैंने डाला है। और ये जो चैप्टर है बच्चों, ये हर दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों। तो इसीलिए आप लोग थोड़ा चैप्टर को ध्यान से देखिएगा, और सॉरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, उसको समझने का कोशिश करिएगा। मुझे उम्मीद है इससे बाहर का क्वेश्चन परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। और एक चीज याद रखिए बच्चों, ये जो समय चल रहा है ना, क्लास 10 आप लोगों के लिए गोल्डन पीरियड है। इसी समय में आप लोग बनिएगा और इस समय में आप लोग बिगड़िएगा, ठीक है? तो समय का बेहतर प्रयोग करिए, क्योंकि देखिए कोई भी चीज समय मांगता है। जितना टाइम दीजिएगा आपको, उतना ज्यादा उसमें बेनिफिट होगा। अगर मान लीजिए मैं आपके वीडियो बनाने में समय ना दूं, तो मुझे मैं जो वीडियो बनाऊंगा, वो वीडियो का क्वालिटी अच्छा नहीं बनेगा। मैं इसमें समय दूंगा तो जाके क्वालिटी बना पाऊंगा, जिसके लिए मैं बैठकर क्वेश्चन को कलेक्ट करता हूँ, क्वेश्चन ढूंढता हूँ, लिखता हूँ किसी एडवाइज में, वह मैं जानता हूँ, उसके बाद आप लोगों को बताता हूँ। अपने तरफ से मैं बेटर कोशिश करता हूँ कि आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज प्रोवाइड कराऊं। ठीक है बच्चों, तो चलिए समय को गवाते न हम लोग वीडियो को शुरू करें। इसके पहले अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि मेरा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है बच्चों, लाइक और सब्सक्राइब करने से आपका कुछ पैसा नहीं लगता है, लेकिन हम लोग थोड़ा मोटिवेट होते हैं बच्चों। तो चलिए इस लेसन का पहला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 2013, 2012, 22 और 2024 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों? संक्षारण क्या है और इसे रोकने के उपाय बताया। संक्षारण का मतलब होता है धातु की एक परत के बाद दूसरी परत का नष्ट होना। ठीक है, तो याद रखिए, हवा और जलवाष्प के कारण, जो हवा और जलवाष्प होता है उसके कारण धातुओं का एक परत के बाद दूसरी परत का जो नष्ट होना होता है। जैसे मान लीजिए इतनी मोटी धातु है, इतनी मोटी धातु है, और मैंने इसको हवा में रख दिया, तो वायु के जलवाष्प से अभिक्रिया करके उसका ये वाला भाग जो है बच्चों, ये वाला भाग नष्ट हो गया, तो धातु अब पतली होगी। तो ये जो नष्ट होने की क्रिया होती है, उस नष्ट होने की क्रिया को बच्चों में क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। यानी हवा और जलवाष्प के कारण धातु का एक परत के बाद दूसरे परत का नष्ट होना संक्षारण कहलाता है। और इस क्रिया द्वारा धातु कमजोरी नहीं होगा, कमजोर होती है। इस क्रिया द्वारा धातु क्या होती है? कमजोर होती है। धातु इससे कमजोर हो जाता है। और संक्षारण को रोकने का उपाय निम्न है। नंबर 1, धातु के ऊपर पेंट कर देंगे, या धातु को मिश्र धातु में बदल देंगे, या धातुओं के ऊपर दूसरे धातु की परत चढ़ा देंगे। जैसे मान लीजिए इसको क्रोमोलेपन कहते हैं। आप लोगों ने गौर किया होगा कि जो साइकिल का हैंडल होता है, हैंडल पर आप ध्यान दीजिएगा, तो हैंडल का ऊपर वाला भाग में कभी जंग नहीं लगता। या साइकिल का रिम देख लीजिए, एकदम वो क्या बोलता है उसको, स्टील की तरह चमकता है। लेकिन उस हैंडल के अंदर जो खोखला वाला भाग, उसमें देखिएगा तो काला रहता है। यानी इसमें हैंडल में क्या रहता है या रिम में क्या रहता है बच्चों? जो साइकिल रहता है ना, साइकिल का जो हैंडल है वो तो लोहा का है, लेकिन उसके ऊपर क्रोमियम की परत चढ़ा दी गई है, जिसके कारण वो क्या लगता है? चांदी की तरह, स्टील की तरह चमकीला लगता है। और ऐसा करने से क्या हो रहा है? हैंडल का संचालन रुक गया, लोहे के रिम का संचालन रुक गया, लोहा कमजोर नहीं हो रहा। यानी ये क्या हो गया? हम लोग उसके ऊपर क्या कर दिए? दूसरे परत की, दूसरे धातु का परत चढ़ा दिया, ऐसे धातु का परत चढ़ा दिए जो कि ज्यादा संचारण रोधी है, जिसका संचालन बहुत स्लो गति से होता है। इसके बाद धातु के ऊपर तेल या मोबाइल लिखा गया बच्चों, मोबाइल नहीं होगा, मोबिल होगा। तेल या मोबिल या ग्रीस जो भी कहिए, मोबिल या ग्रीस जो भी कहिए, अगर वह लगा देते हैं तो धातु का संचारण रुक जाता है। एक और चीज बच्चों, अगर हम धातु के ऊपर पेंट कर दे बच्चों, क्या कर दे? पेंट कर दे, तो पेंट करके भी हम लोग संचालन को रोक सकते हैं। तो आप लिख दीजिएगा ई नंबर में। और पेंट करना तो ऑलरेडी बता चुके बच्चों, हाँ सॉरी, पेंट करना बता चुके हैं। तो ये 4 विधि हो गया।
जिसके द्वारा हम लोग संचालन को रोक सकते हैं बच्चों। ठीक है, अब हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ये जो 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बच्चों, क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि जो संतुलित रासायनिक समीकरण है वह क्या है, और समीकरण को संतुलित करना क्यों जरूरी है। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जल बनाया। ठीक है, अगर हम लोग गौर करें तो इधर हाइड्रोजन कितना है बच्चों, 2 है, और ऑक्सीजन भी कितना है, 2 है। हाइड्रोजन भी 2 है, ऑक्सीजन भी 2, लेकिन इधर हाइड्रोजन कितना बच्चों, ध्यान दीजिए 2, और इधर ऑक्सीजन कितना, 1 है। तो ऑक्सीजन तो इधर 1 कम हो गया। ठीक है, जब 1 कम हो गया तो ऑक्सीजन गया कहाँ, जबकि पदार्थ के अनुस्वरता का जो नियम है, द्रव्यमान का अनुस्वरता का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ये हमको बताता है कि किसी भी अभिक्रिया के बाद या किसी भी क्रिया के बाद कोई भी परमाणु ना नष्ट होता है और ना ही बनता है। तो जब नष्ट नहीं होता है और बनता नहीं है तो आखिर ये 1 हाइड्रोजन गया कहाँ। तो अगर हम लोग बैलेंस नहीं करेंगे तो जो हमारा समीकरण हुआ पदार्थ के अनुस्वरता के नियम का पालन नहीं करेगा या द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन नहीं करेगा। इसीलिए हम लोगों को समीकरण को संतुलित करना जरूरी पड़ता है। तो वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और प्रतिफल के अणुओं के परमाणुओं की संख्या समान हो बच्चों, उससे हम लोग कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ H2 लिया और यहाँ O2 लिया, बन गया जल। इस समीकरण आप इसके बाद लिख भी सकते चाहिएगा तो इस चीज को। तो हम लोग ने देखा क्या, हाइड्रोजन कितना बच्चों, 2 है ना, 2, और ऑक्सीजन भी कितना बच्चों, 2 है। और इस तरफ हाइड्रोजन कितना, 2 है, और ऑक्सीजन कितना, 1 है। तो संतुलित करने के लिए हम लोगों ने क्या किया बच्चों, हम लोगों ने किया इसके आगे 2 गुना कर दिया। क्या कर दिया, नहीं सॉरी, इसके आगे नहीं 2 गुना करेंगे बच्चों, इसके आगे 2 नहीं गुना करेंगे, नहीं इसी के आगे 2 गुना कर, 2 गुना किए। जैसे 2 गुना किए इसके आगे, तो क्या गौर करिए, ये तो 2 से गुना होगा ही, ये तो बराबर हो गया। लेकिन इसके आगे 2 गुना करने से ये भी मेरा 2 से गुना हो गया बच्चों, ये भी 2 से गुना किया हो गया। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 4। जब ये 4 हो गया बच्चों, तो ये तो हाइड्रोजन 1 ही है, तो इसको भी 4 बनाने के लिए इसको भी 2 से गुना करना होगा। तो इसको 2 से गुना करने के लिए इसके आगे हमको 2 लगाना होगा। तो ये देखिए इसके आगे जैसे 2 लगा दिया तो ये हाइड्रोजन हो गया, कितना हो गया देखिए, तो 2 × 4, तो हाइड्रोजन भी 4, ऑक्सीजन 2, इधर भी ऑक्सीजन भी 2, हाइड्रोजन भी 4। तो इस तरह क्या हो गया, इस तरह पता चल गया कि जो अभिकारक में भाग लेने वाले अणु है और जो बनने वाले अणु है, दोनों की संख्या क्या है बच्चों, समान है। अणु बोलिए या परमाणु बोलिए, उस अणु के परमाणु की संख्या क्या है, समान है। अगर हम लोग ऐसा नहीं करते हैं और इसी तरह छोड़ देते हैं तो हमारा समीकरण गलत होगा, क्योंकि जो पदार्थ के अनुसार द्रव्यमान का संरक्षण का जो नियम कहता है वह कहता है कि पदार्थ के अणु जो है ना बन सकते हैं और ना ही नष्ट हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर हम ये लिखते हैं तो हमारे माइंड में आएगा हाइड्रोजन 2 है, तो समझ में आ रहा है, लेकिन ऑक्सीजन तो होता, तो यहाँ ऑक्सीजन 1 हो गया, 1 ऑक्सीजन गया कहाँ, जबकि पदार्थ के अनुस्वरता का नियम कहता है कि कोई भी अणु नष्ट नहीं हो सकता, नहीं बन सकता, तो गया कहाँ। इसीलिए ये ट्रिक्स संतुलित नहीं करेंगे तो समीकरण हम लोगों का गलत हो जाएगा। इसी कारण से हम लोगों को समीकरण को संतुलित करना पड़ता है। समझ में आ गया आप लोगों को। वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और प्रतिफल के परमाणुओं की अणुओं के परमाणुओं की संख्या समान होती है उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं या फिर संतुलित समीकरण कहते हैं। ठीक है बच्चों। और समीकरण या रासायनिक समीकरण को संतुलित करना इसलिए जरूरी है ताकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन हो सके, जो बताता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो परमाणु नष्ट होते हैं ना ही बनते हैं। अगर संतुलित नहीं करेंगे तो नष्ट हो जाता है, तो वो परमाणु कहाँ गया इसकी कोई जानकारी नहीं रहेगी बच्चों। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं विकृतीकृत गंधिता होगा बच्चों से आप क्या समझते हैं, इसको उदाहरण द्वारा समझाना। ये क्वेश्चन 2017 में और 2021 में पूछा गया। तो देखिए हमारे भोजन में वसा रहता है और तेल रहता है, तो ये वसा और तेल जो है ना, वसा और तेल जो है वायु के ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होता है, जिसके कारण उसका स्वाद और गंध खराब हो जाता है और वो खाने योग्य नहीं रहता है। उसकी गुणवत्ता बदल जाती है, गुणवत्ता घट जाती है, बदल जाती है, घट जाती है, जो लिखना लिखिए। इस क्रिया को विकृतीकृत गंधिता बच्चों गंधिता कहते हैं। समझ में आ गया। हमारे भोजन में जो वसा और तेल रहता है यह वायु के ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होता है और ऑक्सीकृत होने के कारण भोजन का स्वाद और गंध जो है खराब हो जाता है, भोजन खाने योग्य नहीं रहता है। इसकी गुणवत्ता को या इसी गुण को हम लोग कहते हैं विकृतीकृत गंधिता।
ठीक है। जैसे भोजन को कई दिनों तो खुला रखने पर उसमें गंध आ जाती है, क्योंकि उसमें जो तेल और वसा रहता है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर भोजन को दूषित कर देता है। ठीक है, तो ये विकृति की गंधिता का उदाहरण है। और इसी प्रकार अगर हम चिप्स की बात करें जो कि पैकेट में बंद रहता है, उसमें ऑक्सीजन के बदले नाइट्रोजन जैसे अक्रिय गैस को भर देते हैं, जिसका उसमें ऑक्सीकरण नहीं होता और खराब नहीं होता। ठीक है, भोजन को कई दिनों तक अगर हम लोग खुला छोड़ेंगे तो वायु के ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन होगा, भोजन खराब हो जाएगा। लेकिन हमारे माइंड में एक चीज आता है कि जो चिप्स है वो चिप्स खराब क्यों नहीं होता। तो आप लोग देखिएगा चिप्स का पैकेट को ध्यान से, चिप्स का पैकेट फुला हुआ रहता है, उसके अंदर हिलाइएगा ना पूरा झरझर झरझर आवाज करेगा, यानी अंदर में पूरा हवा भरा हुआ रहता है। और वो हवा कौन सा रहता है बच्चों? वो हवा ऑक्सीजन नहीं रहता, वो हवा क्या रहता है? नाइट्रोजन गैस का रहता है। किस गैस का रहता है बच्चों? नाइट्रोजन गैस का रहता है। और नाइट्रोजन के कारण ऑक्सीकरण नहीं होती और भोजन वो चिप्स खराब नहीं होता है। लेकिन अगर किसी कारणवश उस पैकेट में हल्का सा लीक हो गया तो नाइट्रोजन बाहर निकल जाएगा, ऑक्सीजन घुस जाएगा, उसके बाद वो चिप्स खराब हो जाएगा। आप देखते होंगे लीक, आप ही मार्केट में जाइएगा कोई चिप्स का पैकेट लीक रहेगा तो आप उसको लीजिएगा, कभी नहीं लीजिएगा, क्योंकि आप जानते हैं उसके अंदर का जो चिप्स है वो खराब हो गया रहेगा। ठीक है बच्चों, तो इस चीज को समझना जरूरी है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को लेते हैं। देखिए रासायनिक अभिक्रिया क्या है, उदाहरण द्वारा देखें। देखिए मान लिया हम लोग जानते हैं कि कार्बन ऑक्सीजन से जलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना है, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बना ना बच्चों, इसका गुण कार्बन और ऑक्सीजन के गुण से अलग रहता है। यानी जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके नए अणु का निर्माण करते हैं उसको रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जब भी कोई पदार्थ चाहे वो टूटे या जुटे उससे कोई लेना देना नहीं है, जब भी कोई पदार्थ आपस में जुट करके एक नए अणु का निर्माण करता है तो उसको कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। जैसे मान लीजिए कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो बना बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड नया अणु है, तो ये रासायनिक अभिक्रिया है। उसी तरह अगर हम लोग बात करें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच रिएक्शन हुआ तो जल बना, H2O बना। ठीक है बच्चों, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच रिएक्शन से जल बना, H2O बना, तो ये रासायनिक अभिक्रिया है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जल बनना रासायनिक अभिक्रिया है। कार्बन का ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके CO2 बनना रासायनिक अभिक्रिया है। इसको बैलेंस करने का तरीका तो आपको बता ही चुके बच्चों। क्या यहाँ देखिए, यहाँ ऑक्सीजन कितना, हाइड्रोजन कितना, 2 है, ऑक्सीजन 1 है, और इधर हाइड्रोजन 2 है और हाइड्रोजन भी 2, ऑक्सीजन भी 2 है। तो यहाँ ऑक्सीजन 1 है, 2 बनाने के लिए इसके आगे मैंने 2 से गुणा किया तो ऑक्सीजन 2 हो गया। ऑक्सीजन जैसे 2 हो गया, गौर करिए हाइड्रोजन हो गया 4, और यहाँ हाइड्रोजन में 2 है तो इसके आगे 2 से गुणा करिए तो हाइड्रोजन में मेरा 4 हो गया। तो इस प्रकार ये समीकरण हमारा हो गया बच्चों बैलेंस। ये समीकरण हो गया बैलेंस, तो इसको हम लोग कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया। क्या कहेंगे बच्चों? रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, ये क्लियर हो गया हम लोगों का। यानी जब भी 2 या 2 से अधिक पदार्थ, ये देखिए हालांकि कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को गर्म करेंगे तो ये CaO में बदलेगा और CO2 में बदलेगा, ये भी रासायनिक अभिक्रिया है। ऐसा नहीं कि टूटेगा ही, टूटने पर भी अगर 2 या 2 से अधिक पदार्थ बनता है और उस अभिक्रिया के पास जो पदार्थ बनता है, जैसे CO और CO2 बना या फिर यहाँ जल बना, इसके गुण जो है, ये जो पदार्थ जो कि भाग लेता है उसके गुण से बिल्कुल अलग होनी चाहिए, तो वह रासायनिक अभिक्रिया की गिनती में आएगा। ठीक है बच्चों, तो वही लिखा है जब एक या एक से अधिक पदार्थ, देख लीजिए एक का भी जिक्र किया, आपस में अभिक्रिया करके या टूट करके जैसे भी हो नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसको रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी जब भी नया पदार्थ बने तो समझिए वो रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, और इस रासायनिक अभिक्रिया को अगर हम समीकरण में दिखा देते हैं, सूत्रों में दिखा देते हैं, संकेतों में दिखा देते हैं, जैसे मैंने कहा ना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिक्रिया करके जल बना है, ये रासायनिक अभिक्रिया हुआ, और इसको मैंने यहाँ पर सूत्र में दिखा दिया, ये देखिए सूत्र में दिखा दिया, तो ये मेरा रासायनिक समीकरण हो गया। यानी रासायनिक अभिक्रिया को अगर हम लोग संकेतों और सूत्रों में दिखा देते हैं तो हम लोगों का रासायनिक समीकरण हो जाता है बच्चों। ठीक है, जैसे रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले और बनने वाले पदार्थ, भाग लेने वाले पदार्थ को कहते हैं अभिकारक और बनने वाले पदार्थ को कहते हैं प्रतिफल। तो भाग लेने वाले और बनने वाले पदार्थ को सूत्रों और संकेतों के द्वारा दिखाना रासायनिक समीकरण कहलाता है। सूत्रों और संकेतों के द्वारा दिखाना क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जल बनाता है। तो देखिए ये समीकरण मैंने लिखा, आप ऐसे बता रहे हैं फिर से, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलके जल बना दिया, जो अभी हम यहाँ बताएंगे आपको। तो बैलेंस कर दिया, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 1 2 है, यहाँ 2 से गुना किया तो हाइड्रोजन मेरा 4, हाइड्रोजन मेरा 4 हो गया, लेकिन ऑक्सीजन 2 हो गया तो ऑक्सीजन 2 बराबर हो गया, बट हाइड्रोजन हो गया 4, या हाइड्रोजन 2 है तो 2 से गुना कर दिया तो हाइड्रोजन मेरा 4 हो गया। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा, क्या देखा ध्यान से देख लीजिए, जब एक या
जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिक्रिया करके जल बनाता है, रासायनिक अभिक्रिया है। और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ जिसको अभिकारक कहते हैं और बनने वाले पदार्थ जिसको हम प्रतिफल कहते हैं, उसको सूत्रों और संकेतों के द्वारा दिखाना रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके जल बना, उसको हम कहेंगे रासायनिक समीकरण। क्लियर है बच्चों? अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। लोहे में जंग लगने से बचने के उपाय क्या होंगे? आप लोग देखते होंगे जो लोहा है उसको वायु में खुला छोड़ दीजिएगा तो वायु के ऑक्सीजन और जलवाष्प से अभिक्रिया करके उसके ऊपर लाल भूरे रंग की परत जम जाती है जिसको कहते हैं जंग। जंग वेस्ट पदार्थ है जिसका कोई यूज नहीं है। आप लोग देखे होंगे जो लोहा लक्कर खरीदता है, पुराने लोग जो घूम घूम के लोहा लक्कर खरीदते हैं, पुराने लोहा, उनको देखिएगा कि वह लोहा खरीदने के पहले पहले लोहा को पीट करके उसका जो जंग होता है उस जंग को झाड़ लेते हैं, क्योंकि उसका वो वेस्ट है, वो कुछ बनेगा ही नहीं। ठीक है, सबसे वो लोहा को सिर्फ कमजोर करता है, उसका कोई रोल नहीं है। तो इस प्रकार जो जंग को हटाने की क्रिया, जंग को हटाना जरूरी होता है, नहीं तो लोहे का जो वो जो जंग है वो उसके लिए लॉस का कारण बनेगा, क्योंकि वो बेकार का चीज है। तो याद रखिए लोहे में जंग लगने से बचाने का उपाय क्या है, क्योंकि अगर वो लोहा में जंग लगेगा तो लोहा को कमजोर कर देगा, इसीलिए उसको जंग लगने से बचाना जरूरी है। और बचाने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, लोहे की सतह पर जिंक की परत चढ़ा देंगे। जिंक चढ़ा देने से लोहा का संचालन रुक जाता है, लोहा खराब नहीं होता है। उसके ऊपर पेंट कर देंगे, लोहे के ऊपर ग्रीस लगा देंगे, ग्रीस या मोबिल जो भी कहिए वो लगा देंगे, या तेल लगा देंगे। तो लोहा के ऊपर ग्रीस, मोबिल या तेल लगा देने से वायु से उसका संपर्क उठ जाता है और लोहा खराब नहीं होता है। पेंट कर देने से पेंट में अम्ल रहता है, अम्ल वायु के ऑक्सीजन को लोहे के संपर्क में आने नहीं देता है, लोहा खराब नहीं होता है। या उसको मिश्र धातु बना देंगे तो भी लोहा हमारा खराब नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो लोहे को मिश्र धातु में बदल के भी हम लोग उसका संचालन को रोक सकते। ये देखिए प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण द्वारा समझाएं। पहले प्रतिस्थापन अभिक्रिया को समझते, क्या लिखा देखिए, लोहा की अभिक्रिया कॉपर सल्फेट से कराते हैं। लोहा हो गया Fe, इसकी अभिक्रिया हमने CuSO4 से कराया बच्चों। तो ऐसी अभिक्रिया में क्या बना, फेरस सल्फेट बना, FeSO4 बना, और कॉपर हमारा हो गया अलग। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा, जो फेरस था उसने कॉपर को हटा दिया है, हटा दिया कॉपर को, और उसके जगह में खुद जाकर बैठ गया और FeSO4 बनाया। ठीक है, कॉपर ने इसके जगह खुद बैठ के SO4 रहने दिया, FeSO4 बना दिया, और कॉपर हो गया मेरा अलग। तो इसका भी क्रिया को, यानी जब आप किसी की सीट पर जाकर खुद बैठ जाए और उसको खड़ा कर दे, जो लोहा ने किया, देखिए कॉपर सल्फेट के सीट पे जाके खुद बैठ गया और कॉपर सल्फेट को कर दिया खड़ा। तो ये हो गया प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसको हम लोग विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। देखिए इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है, इस अभिक्रिया में एक परमाणु या परमाणु के समूह द्वारा, यानी कॉपर लोहा के द्वारा, एक परमाणु या परमाणु के समूह द्वारा यानी लोहा द्वारा दूसरे परमाणु या परमाणु के समूह यानी कॉपर को विस्थापित किया जाता है, हटाया जाता है। तो उस अभिक्रिया को कहते हैं हम लोग प्रतिस्थापन अभिक्रिया। हमने देखा लोहा को या लोहा ने कॉपर सल्फेट से कॉपर को हटा दिया और खुद उसके स्थान पे जाकर बैठ गया। तो इस अभिक्रिया को कहेंगे प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया। यानी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक परमाणु या परमाणु के समूह द्वारा दूसरे परमाणु या परमाणु के समूह को विस्थापित किया जाता है, उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि मैंने बताया लोहा कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया करके फिर सल्फेट और कॉपर बनाया। ठीक है बच्चों, अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने पर क्या होगा, देखिए जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालेंगे, यानी जिंक जो है वो आयरन सल्फेट FeSO4 के विलयन में डालेंगे। तो याद रखिए जिंक जो है Fe से ज्यादा क्रियाशील है, तो जिंक ने Fe को हटा दिया और ZnSO4 बनाया। क्या बनाया बच्चों, ZnSO4 बनाया, ZnSO4 बनाया और लोहा को अलग कर दिया। ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया है, जो भी हमने पढ़ा। ये 12 में और 14 में और 20 में पूछा, वही लिखा है मैंने। जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने पर वह आयरन को विस्थापित कर देता है और जिंक सल्फेट बनाता है। देखिए आयरन को विस्थापित कर दिया और जिंक सल्फेट बनाया, आयरन अलग हो गया। ठीक है बच्चों, ये समीकरण भी साथ में लिख दीजिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये क्वेश्चन 12 में, 14 में, 20 में पूछा है। तो जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो क्या होता है बच्चों, तो जिंक सल्फेट बनता है और हमारा लोहा जो है बच्चों विस्थापित हो जाता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
संयोजन अभिक्रिया क्या है? देखिए ये बहुत लंबा पूछा, 13, 18, 19, 21, 23। संयोजन अभिक्रिया क्या था? देखिए संयोजन का मतलब होता है जुटना। संयोजन का मतलब होता है बच्चों जुटना। तो संयोजन अभिक्रिया क्या है, इसको अगर बेहतर तरीके से समझे तो ध्यान दीजिएगा, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक तत्व मिलकर एक तत्व का निर्माण करते हैं संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। यानी संयोजन अभिक्रिया में जो प्रतिफल प्राप्त होता है वो बच्चों एक ही प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए कैल्शियम ऑक्साइड CaO, इसकी अभिक्रिया हमने जल से कराई H2O से और बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस। तो कैल्शियम ऑक्साइड और जल की अभिक्रिया से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया तो एक सिंगल तत्व बना बच्चों। तो एक जब एक ही प्रोडक्ट प्राप्त हो, एक ही प्रोडक्ट प्राप्त हो, एक ही तत्व प्राप्त हो, एक तत्व का निर्माण हो, एक प्रोडक्ट प्राप्त हो, तत्व को आप यौगिक ही कर दीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। एक यौगिक का निर्माण हो तो उसको हम लोग कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। यानी जब दो तत्व मिलकर केवल एक यौगिक बनाए तो उसको संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। दूसरा एग्जांपल ये भी समझ सकते हैं हम लोग, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच रिएक्शन हुआ और जल बन गया। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो तत्व हैं, ये मिलकर जल बनाया जो कि एक यौगिक है। तो ये भी आपका कौन अभिक्रिया है बच्चों? ये भी मेरा संयोजन अभिक्रिया है। बैलेंस करके देख लेते हैं बच्चों, बैलेंस क्या करते हैं हम लोग, देख लीजिए। यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, तो 2 बनाने के लिए 2 से गुना किया। ऑक्सीजन तो 2 हो गया, लेकिन साथ ही साथ मेरा हाइड्रोजन भी 2 हो गया, तो ये मैंने 2 से यहाँ गुना कर दिया। बच्चों ये बैलेंस करने का, संतुलित करने का मैंने पूरा एक वीडियो बना दिया है, काइंडली उसमें जाके देख लीजिएगा। आपको पूरा क्लियर बताया हुआ किस प्रकार हम लोग समीकरण को संतुलित करते हैं। हाँ, अगर आपको जरूरत है, आप स्पेशल वीडियो चाहते हैं केवल समीकरण को संतुलित करने के संबंध में, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम आपको उस पर स्पेशल वीडियो बनाकर दे देंगे कि समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों वियोजन और अपघटन अभिक्रिया, इसको उदाहरण द्वारा समझाने बोला बच्चों। और इस क्वेश्चन को देख लीजिए, पूछा 18 में, 19 में, 23 में। ठीक है, वियोजन और अपघटन अभिक्रिया 18, 19, 23 में पूछा है। तो देखिए इसको समझिए पहले ध्यान से। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 है बच्चों, इसको मैंने गर्म किया, गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में टूट गया। तो क्या देख रहे हैं, एक बड़ा अणु यौगिक गर्म करने पे दो यौगिक में या दो तत्वों में टूट जाता है। तो इस टूटने की क्रिया को बच्चों हम लोग कहते हैं वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। यानी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई बड़ा यौगिक टूट कर दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक में बदलता है। जब बड़ा यौगिक टूट कर दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक में बदलता है तो इस क्रिया को वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए जैसे जैसे छूटेगा, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया ना, संयोजन जिसमें जुटता था और एक प्रोडक्ट बनता था, तो वो संयोजन। और जब कोई एक प्रोडक्ट टूट करके दो या दो से अधिक प्रोडक्ट बनाता है, दो या दो से अधिक प्रतिफल बनाता है, तो उसको कहते हैं बच्चों वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, जो कि हम लोग यहाँ देख रहे हैं। ये मेरा वियोजन या अपघटन अभिक्रिया है। क्यों? जैसे मान लीजिए जल है, जल में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया, तो जल क्या हो गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट गया। बैलेंस करते हैं, ये 2 से गुना किया और यहाँ भी 2 से गुना किया, सॉरी यहाँ नहीं होगा बच्चों, हाइड्रोजन 4 है, यहाँ 2 से गुना किया। तो इस प्रकार जो हमारा समीकरण तैयार हुआ। तो इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, इस अभिक्रिया को कहेंगे अपघटन या वियोजन। क्यों कहेंगे? क्योंकि इसमें जो बड़ा अणु है वह दो या दो से अधिक छोटे यौगिकों या अणुओं में टूट रहा है। क्लियर है बच्चों? ये टूटना वियोजन या अपघटन, जुटना संयोजन कहलाता है। ठीक है, अब हम लोग अपना अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 18, 19 और 23 में पूछा है। वह है द्विविस्थापन। द्वि को ऐसे लिखना चाहिए था, द्विविस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया क्या है। देखिए द्विविस्थापन और उभय विस्थापन अभिक्रिया में होता क्या है, जैसे मान लीजिए ये एक्स वाई, इसकी अभिक्रिया हमने ए बी से कराई। तो देखिए पहला वाला भाग में प्लस, दूसरा वाला भाग में माइनस होता है। पहला में प्लस, दूसरा में माइनस होता है। इसका प्लस और इसका माइनस मिलकर क्या बन जाएगा, एक्स बी, और इसका प्लस और इसका माइनस मिलकर क्या बन जाएगा बच्चों, ए वाई, क्योंकि ए पे प्लस है, बी पे माइनस है। अब प्लस वाला हमेशा शून्य लिखाता है। इसी चीज को कहते हैं हम लोग विस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन, विस्थापन मतलब क्या हो गया कि आपको हटाए, आपके सीट पे हम बैठ गए, वो विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाता है, जो हमने पढ़ा। और द्विविस्थापन में क्या होता है कि भैया आप मेरे सीट पर बैठ जाइए और हम आपके सीट पर बैठ जाते हैं, सीट एक्सचेंज किए, तो उसको हम लोग कहते हैं द्विविस्थापन या उभय विस्थापन। ठीक है, उभय मतलब होता है दोनों।
तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिकों के बीच, देखिए इस दोनों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है और दो नए यौगिक बनते हैं, उसे हम लोग कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। देखिए एक्स और वाई और ए बी के बीच आयनों का आदान प्रदान हुआ और दो नए यौगिक बन गए एक्स बी और ए वाई, तो इस क्रिया को हम लोग कहेंगे द्विविस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया। जैसे कि मान लीजिए सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है बच्चों, AgNO3। ठीक है, इसको हम दूसरा कलर लेते हैं तो बेटर रहेगा समझने में आपको। AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया हम लोग सोडियम क्लोराइड NaCl से कराएं। तो देखिए क्या हो रहा है, यहां ध्यान दीजिएगा, अगर तो ध्यान पूर्वक देखिए, तो यहाँ पर इसका पहला भाग प्लस है, ये माइनस है, ये आपको लिखना नहीं, हम समझने के लिए बता रहे हैं, लिख भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ये प्लस है, ये माइनस है, तो क्या हो गया, इसका प्लस जो है इसके माइनस आयन के पास चला गया, तो इधर Ag बच गया, अब माइनस में क्या है, Ag का प्लस और माइनस का Cl का माइनस, AgCl बन गया, एक सिल्वर AgCl बन गया, इसको सिल्वर क्लोराइड कहते हैं। और दूसरा इसका प्लस इसका माइनस से अभिक्रिया कर लिया, आ गया, तो पहले प्लस वाला लिखाएगा Na प्लस और NO3 माइनस बन गया। तो इस प्रकार हमको दो नए यौगिकों का निर्माण हुआ जिसको हम लोग कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। यानी सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड से अभिक्रिया करके सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बनाता है, सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बनाता है, और इस चीज को हम लोग कहते हैं बच्चों द्विविस्थापन अभिक्रिया या उभय विस्थापन अभिक्रिया। ध्यान से देखिएगा, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है और दो नए यौगिक बनते हैं, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, और सोडियम क्लोराइड, ठीक है, अभिक्रिया करके सिल्वर क्लोराइड AgCl और सोडियम नाइट्रेट NaNO3 बनाता है बच्चों। ये द्विविस्थापन अभिक्रिया का ही उदाहरण है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अपचयन उपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिकरण अभिक्रिया और रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है। सब देखिए, रेडॉक्स अभिक्रिया का नाम कैसे पढ़ा, पहले इसको समझते हैं। ऑक्सीकरण का अंग्रेजी होता है ऑक्सीडेशन, ठीक है, और अपकरण का अंग्रेजी होता है रिडक्शन। ठीक है, तो हमने अपकरण का रेड ले लिया और ऑक्सीकरण का ओ ले लिया, रेड और ऑक्स को मिला दिया, बन गया हम लोग का रेडॉक्स। तो वह रासायनिक अभिक्रिया यानी ये बताता है कि इसमें ऑक्सीकरण भी हो रहा है, अपकरण भी हो रहा है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक ही समय में ऑक्सीकरण यानी अपचयन और अपकरण, सॉरी अपचयन नहीं होगा बच्चे, उपचयन होगा, उपचयन। ऑक्सीकरण का होता था उपचयन, और अपकरण यानी अपचयन दोनों एक साथ हो, उससे हम लोग उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उपचयन होगा, दोनों अपचयन लिखा गया, उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, यानी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण अपकरण साथ साथ हो, उसे उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, और उसी को हम लोग कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। जैसे मान लीजिए कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया हमने हाइड्रोजन से कराई और बन गया कॉपर और जल। ठीक है बच्चों, कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन से कराई, बन गया कॉपर और जल। क्या हो रहा है, देखिए इसका ऑक्सीजन निकल रहा है और ऑक्सीजन निकल के कॉपर बन रहा है। तो किसी भी यौगिक से ऑक्सीजन का निकलना, जिससे ऑक्सीजन निकल जाता है उसको अपकरण होता है, ऑक्सीजन का जुटना ऑक्सीकरण होता है। जिसमें ऑक्सीजन जुट रहा है उसका ऑक्सीकरण हो रहा है, और जिससे ऑक्सीजन निकल रहा है उसका अपकरण हो रहा है। तो यहाँ बहुत गौर करिए, जो CuO है उससे ऑक्सीजन निकल के Cu बन गया, तो इसका हो रहा है अपकरण। और यहाँ गौर करिए, हाइड्रोजन में जो हाइड्रोजन है, ठीक है बच्चों, ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुट रहा है, इसलिए इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। तो ये हम लोगों का क्लियर हो गया बच्चों कि किसी भी यौगिक से ऑक्सीजन का निकलना ऑक्सीकरण होता है और अपकरण होता है, और ऑक्सीजन का जुटना ऑक्सीकरण होता है। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, CO से ऑक्सीजन निकल के Cu बन गया, यानी CO का क्या हो रहा है, अवकरण हो रहा है, और H2 में ऑक्सीजन जुट के H2O बन गया, यानी H2 का क्या हो रहा है बच्चों, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो यहाँ पर गौर करिए, ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया साथ साथ हो रही है, इसीलिए कौन सी अभिक्रिया बच्चों, रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, क्लियर आ गया समझ, यानी वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण अपकरण साथ साथ हो, उसे हम लोग कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है बच्चों, अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को लेते हैं। अब देखते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया बच्चों, ये अवक्षेपण होगा, ठीक है बच्चों,
अवक्षेपण अभिक्रिया। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप अघुलनशील ठोस पदार्थ बनता है, जिसको अवक्षेप कहते हैं, उसे हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो अवक्षेप को थोड़ा बेहतर तरीके से समझते हैं बच्चों। अवक्षेप का मतलब होता है, आपने 1 लीटर दूध लिया, उसमें नींबू डाला, तो नींबू डालने के बाद दूध फट जाएगा। तो जो फटा हुआ ठोस पदार्थ है, जो अघुलनशील है, जो घुलता नहीं है, उसी अघुलनशील ठोस पदार्थ को हम लोग बच्चों अवक्षेप कहते हैं। और कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में जो वो अघुलनशील ठोस पदार्थ बनता है, उस अघुलनशील ठोस पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं। और अगर ठोस पदार्थ उस अभिक्रिया के फलस्वरूप बन गया जो कि अघुलनशील है, तो उस ठोस पदार्थ को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? अवक्षेप। और उस अभिक्रिया को कहेंगे अवक्षेपण अभिक्रिया। ध्यान दीजिएगा, अवक्षेपण अभिक्रिया में जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है, एक ठोस होता है जो कि अघुलनशील होता है, और एक द्रव होता है। जैसे मान लीजिए सोडियम क्लोराइड, अभी मैंने इस समीकरण को समझाया है। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? NaCl। और इसकी अभिक्रिया हमने सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 से करा दिया बच्चों। तो ये प्लस माइनस है और ये प्लस माइनस है, तो ऐसी स्थिति में क्या हो गया? ये प्लस इसके पास आ गया और बन गया AgCl सिल्वर क्लोराइड, और क्या बच गया? NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। तो ये जो मेरा सिल्वर क्लोराइड प्राप्त हुआ बच्चे, ये जो सिल्वर क्लोराइड प्राप्त हुआ, ये हो गया मेरा अवक्षेप। ये होगा ठोस। और ठोस के अलावा ये क्या होगा? अविलय, अविलय या अघुलनशील कहिए आप लोग। यह अघुलनशील होगा, घुलेगा नहीं। ठोस भी होगा लेकिन अघुलनशील होगा बच्चों। अघुलनशील होगा, घुलेगा नहीं। अब ठोस का मतलब चीनी भी ठोस होता है, लेकिन चीनी घुल जाता है ना बच्चों, ठीक है। नमक भी ठोस होता है, नमक घुल जाता है। फिटकरी भी ठोस होता है, फिटकरी घुल जाता है। लेकिन ये ठोस होगा लेकिन घुलेगा नहीं। और ये जो होगा ये हमेशा द्रव फॉर्म में रहेगा, लिक्विड फॉर्म में रहेगा। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है वह अघुलनशील ठोस पदार्थ के रूप में बने, उसको हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया कहेंगे, क्योंकि वो जो अघुलनशील ठोस पदार्थ है उसको कहा जाता है अवक्षेप। कभी कभी पूछता है अवक्षेप क्या है, तो हमें जवाब देंगे किसी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप अगर कोई ठोस पदार्थ ऐसा बनता है जो अघुलनशील हो, तो उस ठोस पदार्थ को हम लोग बच्चों कहते हैं अवक्षेप। क्लियर हो गया? इस क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन 20 और 24 में पूछा गया है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? जरा विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया में अंतर लिखिए। तो देखिए, जब भी कोई दो चीज में अंतर बोले और आप उसका पूरा डिफिनेशन न जानते हो, तो सिंपल सा बात है बच्चों, आप उसका परिभाषा लिख दीजिए, क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए विस्थापन अभिक्रिया क्या है? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक परमाणु या परमाणु के समूह द्वारा दूसरे परमाणु या परमाणु के समूह को विस्थापित किया जाता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अभी मैंने इसके बारे में बताया। जैसे मान लीजिए लोहा है, लोहा की अभिक्रिया कॉपर सल्फेट से कराया जाए, तो इस प्रकार क्या बना बच्चों? लोहा ने कॉपर सल्फेट को प्रतिस्थापित कर दिया और बन गया फेरस सल्फेट FeSO4। लोहा आ गया इसके जगह में और Cu हो गया अलग, कॉपर अलग हो गया। यानी इसमें क्या देखा कि लोहा ने कॉपर सल्फेट से कॉपर को हटा करके फेरस सल्फेट बना दिया है। तो इस तरह का अभिक्रिया जिसमें कि कोई तत्व हो या फिर परमाणु हो या परमाणु का समूह हो, वो दूसरे तत्व या परमाणु के दूसरे तत्व या यौगिक से परमाणु या परमाणु के समूह को विस्थापित कर दे, हटा दे और खुद उसके स्थान पर बैठ जाए, तो इसको हम लोग प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं बच्चों। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगला है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्वि ऐसे नहीं लिखिएगा, अच्छा रहेगा द्वि ऐसे। द्विविस्थापन अभिक्रिया वही बताया मैंने आपको। यानी जैसे मान लीजिए सोडियम क्लोराइड NaCl, इसकी अभिक्रिया सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 से मैंने कराया। तो ऐसी स्थिति में Na जो है, इसका प्लस वाला भाग इसके माइनस वाला भाग है, ये प्लस वाला भाग ये माइनस वाला भाग है, इसका प्लस इसके माइनस के पास जाएगा और NaNO3 बना लेगा, और इसका प्लस इसके माइनस वाले के पास आके AgCl बनाएगा, जो कि अवक्षेप है। तो यहां हमने क्या देखा? यहां हमने देखा कि वह अभिक्रिया होगा बच्चे, वह अभिक्रिया जिसमें, तो मिस्टेक हो गया बच्चों, समझ लीजिएगा थोड़ा सा। वह अभिक्रिया जिसमें यहाँ 2 होगा, वह अभिक्रिया जिसमें 2 यौगिकों के बीच, तो मिस्टेक हो गया टाइपिंग में। वह अभिक्रिया जिसमें 2 यौगिकों के बीच आयनों का आदान प्रदान हो और दो नए यौगिक, तो मिस्टेक ज्यादा हो गया बच्चों, क्षमा चाहते हैं इसके लिए। 2 नए यौगिक का निर्माण हो, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देख लीजिए,
आयनों का आदान प्रदान हुआ और दो नए यौगिकों का निर्माण हुआ तो उसको द्विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और ये दोनों चीज मैंने पहले ही वीडियो में समझा दिया, वहां जाके आप बेहतर तरीके से अलग अलग बढ़िया तरह से समझ लीजिएगा और दोनों को लिख दीजिएगा, आपका अंतर कंप्लीट हो गया। जब भी आपको कोई ऐसा क्वेश्चन पूछे जिसमें दोनों के बीच अंतर निकालने बोले और आप उस अंतर के बारे में ज्यादा ना जानते हो तो दोनों का परिभाषा दे दीजिएगा, पूरा नंबर आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, अब अगला अभिक्रिया देखते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन क्या दिया बच्चों, पहला क्वेश्चन दे रहा है ऊष्माक्षेपी, ये क्वेश्चन जो ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है उदाहरण द्वारा समझाने बोला है। तो देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है, वह अभिक्रिया या जिस रासायनिक अभिक्रिया में जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अगर जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है उसको ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। जैसे कली चूना जिसका सूत्र होता है CaO, इसमें पानी डालेंगे H2O डालेंगे बच्चों तो बन जाएगा CaOH ट्वाइस। CaO में पानी डालेंगे बन जाएगा CaOH ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कली चूना का सूत्र होता है CaO, इसमें पानी डाला हम लोगों ने और बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कली चूना में पानी डालने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, उसके साथ साथ ऊष्मा उत्पन्न होगा। आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है बच्चों, तो इसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। अगर मान लीजिए चूना, आपने देखा होगा कि किसी भी बाल्टी में आप चूना रख दीजिए और उसमें आप पानी डालिए, पानी डालने के बाद देखिए बर्तन जो है गर्म हो जाएगा क्योंकि इसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो सिंपल सा बात है, अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया करा है और उसमें ऊष्मा उत्पन्न हो तो वो कैसी अभिक्रिया कहलाती है बच्चों, ऊष्माक्षेपी। जिसका उदाहरण है कली चूना में पानी डालेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और ऊष्मा उत्पन्न होगा। तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग ऊष्माशोषी को भी देख लेते हैं। देखिए वह रासायनिक अभिक्रिया जिस अभिक्रिया में ऊष्माशोषी किया, तो जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है। देखिए ऊष्माक्षेपी में ऊष्मा चाहिए था लेकिन इसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, यानी इसको ऊष्माक्षेपी में ऊष्मा उत्पन्न होती थी, ठीक है, अभिक्रिया के बाद वह गर्म हो जाता था। लेकिन ऊष्माशोषी अभिक्रिया जो है इसमें ऊष्मा उत्पन्न नहीं होती, बल्कि इसको जब तक ऊष्मा नहीं मिलेगी यह अभिक्रिया नहीं होगी। यानी जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है, यानी जिस अभिक्रिया को कराने के लिए ऊष्मा चाहिए उसे हम लोग कहते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। यानी जिस अभिक्रिया को कराने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसको ऊष्माशोषी कहते हैं। जैसे मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 है, इसको जब तक हम गर्म नहीं करेंगे ये CaO और CO2 में नहीं टूटेगा, ठीक है। उसी तरह H2 और Cl2 है, इसको मिला करके आप अंधेरे में रख दीजिएगा तो कोई अभिक्रिया नहीं होगी। जब तक इसको गर्म या लाइट में नहीं लगेगा ये HCl नहीं बनेगा। उसी तरह CaCO3 को यूं ही रख दीजिएगा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन इसको जैसे गर्म करेंगे ये CaO और CO2 में टूट जाएगा। यानी इस अभिक्रिया में जब तक ऊष्मा नहीं मिलेगी यह अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी। तो इसके लिए ऊष्मा की जरूरत होती है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया, क्योंकि इसको ऊष्मा चाहिए। यानी जिस अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न हो, कली चूना में पानी डाला हीट उत्पन्न हुआ, वो हो गया ऊष्माक्षेपी। और जिस अभिक्रिया को कराने के लिए ऊष्मा चाहिए वो हो गया ऊष्माशोषी। जैसे मान लीजिए बर्फ का पिघलना, इसके लिए ऊष्मा चाहिए, अगर हीट नहीं मिलेगा तो बर्फ पिघलेगा नहीं। जल का वाष्प में बदलना, इसके लिए ऊष्मा चाहिए क्योंकि जब तक गर्मी नहीं मिलेगी जल भाप में नहीं बदलेगा। तो इस तरह की जो भी अभिक्रिया उदाहरण होते हैं, जो भी उदाहरण होगा जिसमें ऊष्मा चाहिए उनको हम लोग ऊष्माशोषी की श्रेणी में रखेंगे, ठीक है बच्चों। तो आपको समझ में आ गया होगा ऊष्माक्षेपी क्या, ऊष्माशोषी क्या है, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं, इसमें क्या कहा गया है कि भोजन को दुर्गंध होने से रोकने का उपाय क्या है। यानी भोजन को खराब होने से कैसे बचा सकते हैं। तो सबसे पहला तो रेफ्रिजरेटर में रखेंगे, फ्रिज में रखेंगे, वहां ठंडा रहता है, भोजन खराब नहीं होगा। अधिक मसालादार भोजन नहीं बनाएंगे क्योंकि ज्यादा मसालादार बनाइएगा उसमें ज्यादा वसा रहेगा, ज्यादा तेल रहेगा, भोजन खराब हो जाएगा। भोजन को भाई रुद्र लिखा गया बच्चे, वायुरुद्ध, थोड़ा मिस्टेक ज्यादा लिखा गया। भोजन को वायुरुद्ध बर्तन में रखना चाहिए, भोजन को वायुरुद्ध बर्तन में रखना चाहिए। ऐसे बर्तन में रखना चाहिए जिससे वायु अंदर न घुसे और बाहर ना निकले। ऐसे बर्तन में रखने से भोजन खराब
नहीं होगी। और भोजन में एंटीऑक्सीडेंट मिला देना चाहिए। एंटीऑक्सीडेंट वो पदार्थ होता है जो कि ऑक्सीकरण नहीं होने देता है। अगर हम लोग भोज्य पदार्थ में एंटीऑक्सीडेंट मिला देंगे तो ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं होगी और भोजन खराब नहीं होगा। और भोजन खराब नहीं होगा तो उसमें दुर्गंध नहीं आएगा। इस प्रकार हम लोग भोजन को खराब होने से बचा सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम लोगों का ये फाइनल और अंतिम क्वेश्चन है। इसके बाद ये हम लोगों का चैप्टर बच्चों खत्म हो जाएगा और इसका पूरा जो वीडियो जितना बनाना था हम लोगों को, हमने ये फाइनल कर दिया। इस वीडियो के द्वारा सब चीज कंप्लीट हो जाएगा बच्चों, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है 2022 में और 2024 में, 22 में और 24 में। क्या कह रहा है क्वेश्चन? रासायनिक समीकरण क्या है? तो जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ और बनने वाले पदार्थ को संकेत और सूत्र की सहायता से दिखाना। संकेत और सूत्र की सहायता से दिखाना। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ और बनने वाले पदार्थ को संकेत और सूत्र की सहायता से दिखाना क्या कहलाता है बच्चों? रासायनिक समीकरण कहलाता है। और ये एक रासायनिक समीकरण दिया है, इससे क्या क्या पता चलता है? तो एक चीज तो पता चलता है कि रासायनिक समीकरण लिखने से ना एग्जैक्ट हम लोगों को पता चल जाता है कि कौन भाग ले रहा है, कौन बन रहा है। जैसे ये देख लीजिए, Zn प्लस H2SO4 है, प्लस सॉरी H2SO4 है एरो, तो बना है ZnSO4 प्लस H2। तो इस समीकरण को देख के क्या पता चल रहा है? जिंक और हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड नहीं है बच्चों, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। सॉरी, सल्फ्यूरिक अम्ल है। ठीक है, क्या पता चल रहा है? हाइड्रोजन और सल्फ्यूरिक अम्ल मिल करके जिंक सल्फाइड और हाइड्रोजन बनाए। पहला तो पता चला कि जिंक में सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाए तो जिंक सल्फाइड और हाइड्रोजन बना। पहले ये पता चला। दूसरा ये पता चला कि जिंक का एक अणु है, एक अणु हाइड्रोजन सल्फाइड के भी एक अणु से अभिक्रिया करके जिंक सल्फाइड का एक अणु तथा हाइड्रोजन का एक अणु बनाता है बच्चों। तो इस प्रकार ये हम लोगों को क्लियर कर देगी। जिंक के आगे भी एक है, H2S के आगे भी एक है, इसके आगे भी एक है। तो यानी क्लियर हो रहा है कि अगर हम लोग जिंक की अभिक्रिया हाइड्रोजन, फिर हाइड्रोजन सल्फाइड निकल रहा है मुंह से गलती से बच्चों, सल्फ्यूरिक अम्ल से कराएंगे तो जिंक सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगा। ये चीज माइंड में मेकअप रखिएगा कि कोई भी धातु अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। तो इस प्रकार हम लोगों को ढेर सारी जानकारी प्राप्त हो गई। यहाँ सॉरी, वहाँ वीडियो में नहीं आया तो ये वाला पेज यहाँ लिखा हुआ है बच्चों। जिंक का एक अणु हाइड्रोजन सल्फाइड के एक अणु से अभिक्रिया करके जिंक सल्फाइड का एक अणु और हाइड्रोजन का एक अणु बनाता है। ठीक है बच्चों, इसके साथ हमारा वीडियो समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छा लगा तो बच्चों लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, मोटिवेट होते हैं।